जय द्वारकाधीश। मंच पर उपस्थित गुजरात के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेन्द्र भाई पटेल जी, गुजरात सरकार के हमारे माननीय वन और पर्यावरण मंत्री भाई मुलू भाई भेरा जी, जामनगर की हमारी सांसद बहन पूनम माडम जी, हमारे राज्यसभा के सांसद भाई परिमल नथवानी जी, हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय बाबू भाई बोखरिया जी, हमारे पोरबंदर के सम्माननीय विधायक सम्माननीय अर्जुन मोडवाडिया जी, जामजोधपुर के विधायक भाई हेमंत जी, जिला पंचायत पोरबंदर के अध्यक्ष श्री पर्वत भाई, डीजी फॉरेस्ट श्री सुशील अवस्थी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार जी, पोरबंदर भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर चेतनाबेन तिवारी जी, द्वारका के हमारे जिलाध्यक्ष भाई मयूर गढ़वी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, ये एक सुखद संयोग है मेरे लिए कि भगवान द्वारकाधीश जी की इस धरती पर और आज विश्व लॉयन डे के अवसर पर जो सिंहों का एक नए प्राकृतिक परिसर के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 180 करोड़ रुपए की योजनाओं को लोकार्पित किया है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आपको बधाई भी देता हूं। मुझे ध्यान है पिछले 10 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हम लोगों ने शासन गिर में की थी और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के वन्य जीव संरक्षण को लेकर के देश के वन्य जीव में हम किस प्रकार से एक नई प्रेरणा के साथ काम करते हैं उसको लेकर के हमारा मार्गदर्शन किया था। उसमें 2 संकल्प विशेष रूप से गुजरात को लेकर के उन्होंने किए थे। सबसे पहला उन्होंने लॉयन की आबादी, लॉयन एस्टिमेशन की आबादी के बारे में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था उसको पूरा करने की बात करी थी और दूसरा हमारे गुजरात में जो सिंह हैं उनके नए प्राकृतिक परिसर को विकसित करने की बात कही थी। और माननीय भूपेन्द्र जी, आपको भी बधाई है कि 1 वर्ष के अंदर दोनों विषयों को पूरा करके धरातल पर उतारने का काम गुजरात की सरकार ने किया है। गुजरात की सरकार ने आज हिंदुस्तान को इस विषय से भी गर्वित किया है। आज बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में अगर एशियाई लॉयन कहीं पर है तो उनका घर और उनका बसेरा गुजरात में गिर के अंदर है। और पिछले 10 वर्षों में गुजरात के प्रयासों से, गुजरात में किए गए अभिनव प्रयोगों से आज इसकी जनसंख्या में लगभग 70% का इजाफा हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय दुनिया में जलवायु परिवर्तन के संकट पर कई नए क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम दिए हैं। पेरिस एग्रीमेंट में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई और उस बड़ी भूमिका में आज हमें कहते हुए गर्व है कि दुनिया को जो हमने लक्ष्य दिए थे भारत के संदर्भ में कि भारत विश्व में जलवायु संकट के इस दौर में अपने वैकल्पिक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 40% के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारत कार्बन एमिशन अपने औद्योगिक विकास के साथ साथ उसको कम करने का प्रयास करेगा। मुझे बताते हुए खुशी है दुनिया में G20 में भारत एकमात्र देश है
जिसने लक्ष्य 2030 में प्राप्त करने के लिए दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे भारत ने समय से 9 साल पहले 2021 में ही प्राप्त किया है। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। दुनिया में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम के लिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक बड़ा कार्यक्रम दिया है। आज गुड़गांव में उसका अंतर्राष्ट्रीय सेंटर बना है। दुनिया के 137 देश उसके सदस्य बने हैं। हम तो दरिया के पास रहने वाले इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि आज लगातार साल 2 साल में हम लोगों को तूफान का सामना करना पड़ता है। ये जलवायु संकट का सबसे बड़ा एक परिणाम दुनिया में देखने को आता है। कहीं सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक नया क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम दिया, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तूफान में हम किस प्रकार से इन मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी, नॉलेज शेयरिंग, इसके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम करें। इसका भी मुख्यालय भारत में रखा गया है और दुनिया उस क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक बड़ा संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम दिया है, वहीं CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मन हमेशा वन्य जीव और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है। हमारे देश में जहां 15 अगस्त 2020 को उन्होंने प्रोजेक्ट लॉयन की बात करी थी, पिछले 10 सालों में हमने न केवल प्रोजेक्ट लॉयन आगे बढ़ाया है, उनके नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जिस प्रकार से बरडा में मैं आया हूं, कुछ ही दिनों पहले अपने फॉरेस्ट विभाग के लोगों के साथ जाकर भारत और नेपाल की सीमा पर जो गुरुआ नदी है और जो हमारा वहां पर सबसे बढ़िया दुधवा का जो टाइगर रिजर्व है, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमने प्रोजेक्ट घड़ियाल के नाते घड़ियाल को प्रिजर्वेशन और उसका भी एक प्रोग्राम शुरू किया, जिस प्रकार से आज लॉयन के लिए हम बरडा में कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में प्रकृति के संरक्षण के लिए इको सेंट्रिज्म, प्रकृति के साथ मनुष्य रह सके, उसका उदाहरण बनाना चाहिए। और मैं दुनिया में कहता हूं कि हमारे गिर प्रदेश में जो हमारे मालधारी भाई हैं, वो लंबे समय से उनके नैस प्रकृति के संरक्षण के साथ रहे हैं। वहां पर लॉयंस की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन किस प्रकार से सिंगों के साथ मनुष्य रह सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण और मित्रता के साथ अगर वन्य जीव के संरक्षण को देखना हो तो गुजरात का गिर प्रदेश, यहाँ की सरकार का कार्य, हमारे मालधारी भाई और जो लोकल हमारे स्थानीय समुदाय हैं, उनकी जीवन पद्धति को देखना चाहिए। ये जो इको सेंट्रिज्म है, ये दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक तीसरा बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भी बनाया है, जिसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अर्थ है कि जहां पर जैव विविधता है, जहां पर प्रकृति के साथ तादात्म्य का रिश्ता है, वहां पर दुनिया की बिग कैट सर्वाइव करती हैं। दुनिया में 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं। ये जो 7 बिग कैट है, इसमें से 5 भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहला तो लॉयन है, और एशियाटिक लॉयन तो केवल भारत में और वो भी गिर प्रदेश में ही पाया जाता है। इसके 100% संरक्षण का गौरव ये गुजरात प्रदेश को जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बिग कैट है, वो टाइगर पाया जाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो देश में केवल 47 टाइगर रिजर्व थे। पिछले 10 सालों में इनकी संख्या बढ़ा करके हमने 58 टाइगर रिजर्व करे हैं, और दुनिया के 70% टाइगर केवल हिंदुस्तान में ही वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं। तीसरा जो बड़ा है वो लेपर्ड है। लेपर्ड गुजरात में भी है और देश के कई भागों में पाया जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि लेपर्ड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में आजकल सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, और इसलिए हम लेपर्ड के रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। एक आइडियल लेपर्ड का रेस्क्यू सेंटर
गुजरात में भी शुरू किया गया है। ये प्रयोग हम देश के अन्य भागों में भी कर रहे हैं ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सके। और उसके बाद चौथा जो बड़ा बिग कैट भारत में पाया जाता है वो स्नो लेपर्ड है। हमारे यहाँ पर हिमालय का क्षेत्र है और उनका भी पहली बार एस्टिमेशन दुनिया में अगर कहीं हुआ है, जिस प्रकार से लॉयन का एस्टिमेशन हमने करा 834 की संख्या हमने पाई, आज हिंदुस्तान ने ही स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन किया और 714 स्नो लेपर्ड ये भारत ने तय किया है कि इस हिमालयन रीजन में जो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं उनके भी प्रोटेक्शन के लिए भारत काम करता है। मैं यहाँ पर आपकी ये अभी जो इसकी फिल्म थी वो देख रहा था और उससे पहले अर्जुन भाई भी मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर जो आखिरी लॉयन देखा गया था वो 1889 में देखा गया था। ये भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया को एक नया संकल्प दिया है कि हम केवल प्रकृति को समाप्त नहीं कर रहे, हम प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हैं। हम प्रकृति में वन्य जीवों के पुनर्स्थापन के लिए कार्य भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज 1889 के बाद वापस से लॉयन का कुनबा आकर के बसा है, ये इस बात को दर्शाता है कि प्रकृति और वन्य जीवों के साथ हमारा एक आत्मीय रिश्ता किस प्रकार से है। हिंदुस्तान में जो 5वीं बड़ी बिग कैट थी वो चीता होती थी। हिंदुस्तान में 1952 में चीता आखिरी बार देखे गए थे और वो चीते आखिरी बार मध्य प्रदेश के पास कूनो में देखे गए थे। अब पूरे दुनिया में जो एशियाटिक चीता है वो तो बहुत कम बचा है, लेकिन वाइल्ड चीता को ला करके उसको वापस से स्थापित करने का काम ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम नामीबिया से, हम साउथ अफ्रीका से चीते लेकर के आए। हम 20 चीते लेकर के आए थे। आज 29 चीतों के साथ हमारी 5वीं बिग कैट प्रोजेक्ट चीता भी देश में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 और बड़ी बिग कैट पाई जाती है जो लैटिन अमेरिका में है, जगुआर और प्यूमा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो 7 बिग कैट्स है इसके इंटरनेशनल स्तर पर जो 97 देशों में पाई जाती है और विशेष रूप से अफ्रीकन और एशियन कंट्री में पाई जाती है, वहां के लोग, वहां की जीवन पद्धति, वहां की नॉलेज शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब विषयों को लेकर प्राकृतिक जीवों के संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें काम करना होगा। और इसलिए मुझे बताते हुए खुशी है कि आज भारत ने दुनिया को उनके नेतृत्व में एक बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का नेतृत्व दिया है, जिसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से हम कहना चाहते हैं। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि मनुष्य कोई सुपीरियर कैपेसिटी नहीं है। हम केवल इसलिए नहीं है कि हमारे कारण लॉयन है, ये लॉयन और प्राकृतिक संरचना है, इस कारण मनुष्य है। और इसलिए इन वन्य जीवों को बचाने के लिए हम केवल एक भौगोलिक दायरे तक सीमित न रहें, इसके लिए स्थानीय लोग और एनिमल के बीच में रिश्ता बनाना होगा, इमोशन को क्रिएट करना होगा। मैं जानता हूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि गुजरात ने इसमें एक अच्छी शुरुआत करी है। आज सिंह को जिस प्रकार से गुजरात में अपने गौरव का प्रतीक मान करके आगे बढ़ाने की बात की गई है, इसी विषय को लेकर के आज आगे चलने की आवश्यकता है। आज जो 180 करोड़ के जो लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इनकी वेटरनरी केयर और रैपिड रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की गई है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि बरड़ा में एक बड़े लंबे प्रयास के बाद ये जो आज सिंह परिवारों का यहाँ पर जो रहना शुरू हुआ है, ये जो बसेरा शुरू हुआ है, ये इस क्षेत्र के इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा, ये इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को मजबूत करेगा, ये प्रकृति के प्रति एक लगाव को पैदा करेगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि मुलू भाई उस बात को कह चुके हैं, एक बड़ा कार्यक्रम जिस प्रकार से ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का दिया, उसी प्रकार से एक बड़ा कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम दिया। लोग मुझसे कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान क्या है। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के पीछे की फिलॉसफी को हर आदमी को समझना चाहिए, और वो ये समझना चाहिए कि इस धरती पर, मैं वापस से कह रहा हूं, इस धरती पर हमारे पे सबसे बड़ा एहसान है तो 2 लोगों का है। पहला एहसान हमारी मां का है।
ये मां ने हमें जन्म दिया है। आप कितने ही बड़े आदमी हो जाओ, 3-4 साल तक जब आप बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, अपने को पहचान नहीं सकते थे, आपको 24 घंटे नहाना, खाना, पीना, आपकी चिंता करने का काम ये आपकी मां करती थी। और 4 साल के बाद जब आप कुछ समझने लगे, बोलने लगे, दुनिया को जानने लगे, तो आपके पालन पोषण का काम ये धरती मां करती है। दुनिया में इंसान ने सब कुछ बना लिया, रॉकेट लेकर इंसान जो है चांद तक पहुंच गया, स्पेस तक पहुंच गया, लेकिन आज भी धरती माता ही आपके लिए अनाज पैदा करती है। आज ही आपके फल, फूल, औषधि ये धरती माता ही देती है। और आप कल्पना करके देखो, आप 10 मंजिल का बड़ा मकान बना लो, लेकिन वो एक पंछी के लिए भी दाना नहीं बना सकते। और नेचर का सिस्टम कैसा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब आप एक बताओ, एक घर में 5 मंजिला मकान तो लगाते हैं, लेकिन 5 लोगों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के पेड़ हम नहीं लगाते। ये पेड़ हमारे इस जीवन सिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। जितने काम हम कर रहे हैं, चाहे गाड़ी चला के धुआं निकाल रहे हैं, चाहे एसी चला करके गैस निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, आखिर हम कभी ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पा रहे। ये धरती के लिए ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है, और वो देने का काम धरती माँ ही पेड़ पर देती है। और इसलिए ये जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, ये केवल एक पेड़ लगाने का अभियान नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, ये एक लाइफ स्टाइल है, ये प्रकृति के साथ जुड़ने की भावना है, ये धरती को बचाने की भावना है, ये धरती को आगे वाली पीढ़ी को सुरक्षित दे के जाने का ये सबसे बड़ा संकल्प है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। और इसलिए एक पेड़ माँ के नाम ये हमारा संकल्प नहीं, हमारा जीवन है। आप सब लोग कम से कम एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाएं, ताकि अपनी माँ के प्रति और धरती माता के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित कर सकें, और इस अभियान से जुड़ करके प्रकृति के संरक्षण का काम करें, धरती को हरा भरा बनाएं, और जो विकसित भारत है वो इकोनॉमिकली तो मजबूत भारत होगा ही, इकोलॉजी से भी एक संपन्न भारत होगा। और इसको इसी बात से जानिए कि जब हम कहते हैं वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का जो अगली पंक्ति आती है वो आती है शस्य श्यामलम भारतम। ऐसा भारत हो जो हरा भरा हो, सस्य श्यामल हो। तो वंदे मातरम का सबसे बड़ा संकल्प यही है कि बरडा में सिंहों के आवास को आगे बढ़ाएं और भारत माता को, वसुंधरा को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरक संदेश, आपके अमूल्य समय और गरिमामय उपस्थिति के लिए हम भी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।